हेलो। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हो सब लोग, क्या हाल है सबके। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। लक्ष्य जेई 2026 बैच पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, जल्दी बोलो। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे किसका बर्थडे? ये कहां से आई ये बर्थडे? ये रोज रोज अफवाहें कहां से आती है भाई? हाँ जी। अरे ये रोज रोज अफवाहें कहां से आती है भैया? किसका बर्थडे है? किसने बोला है? ये भी अफवाह आज किसने? आरजे सर ने तो नहीं फैलाई है? आरजे सर ने तो नहीं फैलाई है भाई? एक मिनट रुको जरा। हाँ, किसने फैलाई जल्दी से बताओ। ये अफवाह फैलाई किसने है? एक मिनट रुको फिर आप, एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट रुको आप। ओहो, ठीक है। अब देखो जरा, अब आ रही है क्या, बताओ जरा। अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या आवाज? अब तो कितने लोग लिखोगे नो वॉइस? अब तो आ गई होगी भाई। अभी भी नहीं आ रही क्या? आ गई, अब आ गई। अब आ गई, अब आ गई। हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्या आज आपकी तीसरी क्लास है क्या ये? आपकी मैथ्स भी क्लास थी क्या आज? हाँ भाई। अरे आपकी मैथ्स की भी क्लास थी क्या आज? हम्म। मैथ्स की भी क्लास थी? ओ भाई, तीन तीन क्लासें ले रहे हो भाई तुम लोग।
क्या बात है, नहीं नहीं, दो ही अच्छा रिकॉर्डेड थी, ओके 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 ओके। अच्छा रिकॉर्डेड को तुम लोग क्लास नहीं मानते हो ऐसा? समरी लेक्चर था, ओके। हाँ समरी लेक्चर है फिर ठीक है। मुझे लगा कि रिकॉर्डेड क्लास थी। सर क्लास नहीं थी, रिकॉर्डेड क्लास थी। अबे तो रिकॉर्डेड भी तो क्लास ही होती है। आ, चलो ठीक है फिर, तो मैं भी आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, है ना। सुनो अब कब दूंगा। आपके लिए खुशखबरी है, एक बढ़िया वाली खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि मेरी मेरी फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, इन 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे और मंडे, इन 3 दिन लाइव क्लास नहीं होगी, है ना। इन 3 दिन लाइव क्लास नहीं होगी, ठीक है। इन 3 दिन लाइव क्लास नहीं होगी। अरे मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं, रिकॉर्डेड की जगह दे रहा हूं, मतलब लाइव की जगह दे रहा हूं। इन 3 दिन मेरी लाइव क्लास नहीं होगी। तो इन 3 में से हो सकता है मैं 1 या 2 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास दूं, चल जाएगा ना, इतना लंबी नहीं, 1-1 घंटे की, बस 1-1 घंटे की, है ना। तो यार मैं थोड़ा स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन हूं, है ना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, तो वहां क्लास में ले नहीं पाऊंगा एक्चुअली, है ना। हाँ थोड़ा मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो इस वजह से वहां क्लास नहीं हो पाएगी। तो यार क्लास कैंसिल करने से तो अच्छा है 1-1 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन दे दो। अब हालांकि मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। अब मैं देखूंगा कितना रिकॉर्ड हो पाता है। अगर मान लो मैं रिकॉर्ड कर पाया, वैसे इतनी क्लास हो रही है ना मेरी मेरी तो आजकल, आज तो पैर दर्द होने लग गए भाई मेरे। हाँ तो अगर मान लीजिए अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया, और मेरे पास कल का दिन है रिकॉर्ड करने का भी, और कल भी मुझे 4 घंटे लगातार क्लास लेनी है, उसमें दो दो क्लास ले रहा हूँ ड्रॉपर में भी, और तो मतलब अगर मैं कर पाया, अगर मेरे पास टाइम रहा, तो मैं आपका अगर टाइम रहा तो मैं बिल्कुल 1 या 2 क्लास में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, 3 दिन तो नहीं दूंगा, है ना। लेकिन अब जितना भी कर पाऊंगा उतना मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन देख लेना आप लोग, मैं यही कहूंगा रिकॉर्डेड सेशन को भी देखना, रिकॉर्डेड में भी मजा आएगा आप लोगों को, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये रिकॉर्डेड है, आपको ऐसे लाइव वाली सी फील आएगी क्लास में, है ना। कहाँ जा रहे हो, सस्पेंस सस्पेंस, है ना, नजर लग जाती है ना। वो दिखाया क्या तुमने, वो रील देखी क्या, वो ऐसा कि अगला ट्रिप कहाँ है, नहीं बताऊंगा, नजर लग जाती है, नहीं देखा तुम लोगों ने। ठीक है, पुराने वीडियो नहीं, पुराने वीडियो डाल दूं, क्या बात कर रहे हो। पुराने वीडियो डालूंगा तो फिर तुम बोलोगे सर पैसा तो पूरा दिया था नया का, और आप पुराने वीडियो डाल रहे हो। पुराने तो भर भर के पड़े हैं अपने पास, जिसका डलवाना उसका डलवा दो, पुराने तो खूब सारे पड़े हैं भाई। हम्म, पुराने तो खूब पड़े हैं। हम्म, चलो अगर मान लो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ना, है ना, अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर मैं ओल्ड वाले की तरफ जाऊंगा, पुराने वीडियो की तरफ जाऊंगा। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी वही रहेगी कि मैं आपको रिकॉर्ड करके खुद से दूं, है ना। अगर मेरे पास नहीं हो पाया तो फिर मैं एक आधा, वो पुराना सारे नहीं दूंगा, फिर एक आधा लेक्चर होगा जो मैं आपको पुराना वाला दूंगा, ठीक है। आ जाओ सर, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग एक बार बात को कर दो बंद, यहीं पर निपटा दो, दबा दो यही बात को, यही दबा दो। हाँ ठीक है, होगी बात खूब सारी। अब हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे, और आज कोशिश करेंगे कि ग्रुप 16 एलिमेंट हमारा खत्म हो जाए, है ना। मुझे लग रहा है लगभग खत्म हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, बहुत सिंपल सा बेचारा ग्रुप है, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट, हालांकि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, प्रीवियस इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लेकिन वो क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहता हूं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। यस, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था। तो अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में है, देखो आपके सामने कुछ चीज लिखी हुई है, एक बार के लिए देखना जरा, 1 मिनट। आज भैया देख रहे हो, जब आप ज्यादा बिजी होते हो ना, तो अब ज्यादा लोग आपको ज्यादा कॉल करेंगे, लोग आपको ज्यादा मैसेज करेंगे, है ना। जब आप ज्यादा बिजी होते हो तब दिक्कत ये है, ठीक है, अब है तो है ना। जब तक कॉल आ रहा है भैया, मतलब आजकल कौन किसको कॉल करता है, वरना, है ना। कॉल कर रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है भाई। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कॉल आ रहा है सब सही है, वरना आजकल लोग खुद में इतने उलझे हुए हैं ना, कॉल वॉल बात बात करने का टाइम ही नहीं लोगों के पास। हाँ आओ,
आओ सर आओ, देखो कहता है इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं सर। देखिए एलिमेंट है ओल्ड स्टाइल से टेपो बे। हाँ हाँ ओल्ड स्टाइल से टेपो। टेप ना समझते हो? टेप ना समझते हो मतलब वो अरे वो तुम चीटिंग विटिंग करते हो ना, उसको टेप ना बोलते ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो। कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है सर ये नॉन मेटल्स हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खुशी हुई हमें जान के। सिलेनियम और टेलुरियम क्या है सर? ये मेटलॉइड्स है। ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा ये जो पोलोनियम है ना तेरा, ये मेटल है, लेकिन पता है इसकी खास बात क्या है? ये मेटल तो है लेकिन ये रेडियो एक्टिव मेटल है। बोले क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। वाह सर मजा आ गया। और ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव मेटल है ना, हाँ ऐसा रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका हाफ लाइफ पता है कितना है? 13.8 डेज का। बता देख रहे हो तुम लोग, हाफ लाइफ 13.8 डेज है। देख रहे हो, कार्बन हंस रहा होगा इसके चेहरे पे। बोले साला मेरा है हजारों साल हाफ लाइफ, तेरा सिर्फ 13.8 डेज है। सिर्फ 13 मतलब 13.8 डेज बाद ये आधा रह जाएगा, फिर अगले 13 डेज और आधा आधा आधा। काइनेटिक्स पढ़ के आए हो तुम तो, है ना? तुम्हें क्या पढ़ाना, मतलब तुम्हें हाफ लाइफ समझाना और जलते हुए सूरज को दिया दिखाना एक जैसा है ना? मतलब अब ऐसा करके मैं तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी करूंगा कि मैं तुम्हें हाफ लाइफ समझाऊंगा, है ना? हाँ तो सर एक चीज मुझे यहां से पता लग रही है कि डाउन द ग्रुप जाने पर सर जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है सर। ये तो मुझे बिल्कुल पता लग रहा है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। और मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, ये क्योंकि है ना, क्योंकि ये जो आपका पोलोनियम है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से हम लोग इस पोलोनियम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, है ना, इसके बारे में हम लोग ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे। यस, क्योंकि वैसे ही इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कंपाउंड बनाता है नहीं बनाता वो अलग बात है ना। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। कहता है कि ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, सब भर भर के एलोट्रोपी शो करते हैं ना। और अगर भर भर के एलोट्रोपी शो करेंगे, लेकिन सर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसके एलोट्रोप्स पढ़ने हैं? हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़ने हैं। हम लोग सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे। हालांकि सल्फर के एलोट्रोप्स भी जेई के सिलेबस, मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन देख लेंगे हम लोग, है ना। अगला पॉइंट यह लिखता है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। यस, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ओल्ड स्टाइल से टेपो, सर ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, और यही सेम ऑर्डर किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। दोनों में यही ऑर्डर होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है सर। लेकिन कोई बोलेगा कि सर आपने इसमें टेलुरियम को क्यों नहीं इंक्लूड कर रखा? मैंने कहा देख, टेलुरियम जो होता है ना, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और टेलुरियम की जो प्रॉपर्टीज होती है जनरली उनको इन सब के साथ नहीं पढ़ा जाता रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर क्या करें? मैंने कहा अगर तो फिर भी अगर तू इसमें टेलुरियम को कंसिडर करना चाहता है, अगर तेरी मर्जी है, अगर तू टेलुरियम को कंसिडर करना चाहता, सॉरी पोलोनियम को कंसिडर करना चाहता है ना, तो पोलोनियम पहले आएगा फिर टेलुरियम आएगा, है ना। और यहां पर भी दोनों में ऑर्डर लेकिन सेम रहेगा। यहां पर भी पोलोनियम पहले आएगा और टेलुरियम बाद में आएगा, है ना। ये तेरा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ना। थोड़ा सा तुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पोलोनियम जो है उसकी वो पहले आ जाएगा ना। और रीजन वापस वही है, डाउन द ग्रुप जाने पर पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ पोलोनियम बेटा, पोलोनियम, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर पुअर शील्डिंग होगी डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की, उस वजह से आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी इफेक्ट आएगा। और वो सबसे लास्ट में जो इफेक्ट होता है ये पुअर शील्डिंग और डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कहां होता है? वो डोमिनेटिंग होता है सर नीचे जाके पोलोनियम के अंदर, है ना। तो इस वजह से ये वाला जो ऑर्डर होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यस ठीक है सर, ये बात आपने बहुत बढ़िया कर दी, है ना। ये बात आपने बहुत ही अच्छी कर दी। तो सर अब आप आगे चल पड़ो, है ना। सर आप आगे चल पड़ो बिना किसी बात के। यस आप आगे चल पड़ो सर बिना किसी बात के। ये नोट कर लिया हो तो बताओ ना, नोट कर लिया हो तो आगे चलूं फिर मैं, है ना। नोट कर लिया हो तो आगे चलूं, नोट कर लिया हो तो आगे चलूं फिर मैं। हो गया क्या पक्का? सोच लो एक बार फिर। आओ सर आओ। सर देखो एक छोटी सी चीज इसने और लिखी है सर, है ना। पता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ऑक्सीजन से सल्फर पे जाते हैं ना तो एकदम से बढ़ता है। समझ रहे हो? ऑक्सीजन से सल्फर पे जाते हैं तो एकदम से बढ़ता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। अरे सर बेचारा हमारा ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो सल्फर है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सर ये गैस है सर, कैसी बात कर रहे हो सर? ये गैस है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और जो सल्फर है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। और यही नहीं, जो तुम्हारा सेलेनियम है वो भी S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो टेलुरियम होता है ये तो
बड़ा ऐसे मेटालिक से बॉन्ड बना लेता है ना। तो मैं आप, अरे पुअर शील्डिंग हर जगह अब तुम लोग मतलब पुअर शील्डिंग घुसा दोगे हैं, हर जगह तुम लोग पुअर शील्डिंग घुसा दोगे मतलब है। सुनो मेरी बात भाई, ऑक्सीजन आपने कहा सर O2 गैस होता है ना, सल्फर क्या होता है सर, सल्फर तो सॉलिड होता है सर, S8 तो सॉलिड होता है सर, मतलब ये जो तीनों है ना भाई, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं अगर मैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन यहां से यहां जाने में बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है भाई साहब, गैस से सॉलिड बढ़ रहा है यार, गैस और सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में तो खूब सारा डिफरेंस होगा ना यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस 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 यस। तो कहता है कि द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन जो होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सल्फर का ज्यादा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और डिफरेंस बहुत ज्यादा होने का रीजन समझ रहे हो आप लोग? कहता है कि रीजन ज्यादा होने का रीजन है, ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये जो सल्फर वगैरह है सर ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो जो रीजन है वो किसकी वजह से है? एटॉमिसिटी की वजह से है। एटॉमिसिटी की वजह से सॉलिड फॉर्म में, टेलुरियम जो होता है ना बेटा, ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ये एसिड में भी नहीं, ये कहता है मैं तो पॉलीमरिक फॉर्म बनाऊंगा, है ना। तो इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सिंपल कहानी, कुछ ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस इतना सा जो लिखा है वो ध्यान रख लो, है ना। ऑर्डर तुमसे पूछेगा और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कोई अगर तुमसे पूछ ले तो कहता है कि किस बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनकी एटॉमिसिटी के बेसिस पे। ये डायटोमिक है, ये पॉलीटोमिक है, बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करना है, कम नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करना है, आसानी से मेल्ट हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल। हाँ, एसिड का स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, है ना, चिंता मत करो, सब पढ़ाएंगे ना, क्राउन स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। यस, हाँ ये नोट करो, और ये नोट हो जाए तो फिर डन लिखो, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, हाँ फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, हो गया क्या? आप चाहो तो इसमें डेंसिटी का ऑर्डर भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट माय डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहो तो डेंसिटी का ऑर्डर भी लिख सकते हो ना, डेंसिटी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, ग्रुप 15 में भी इंक्रीज कर रही थी, यहां पर भी इंक्रीज करेगी, ओल्ड स्टाइल से टी, है ना। लेकिन यहां पर पोलोनियम इंक्लूड नहीं है, पोलोनियम के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, है ना। तो डेंसिटी का ये ऑर्डर होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे वापस ये है, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर, बेटा बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो आपने कहा था सर सल्फर सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। और क्यों ज्यादा है? बिकॉज सर ऑक्सीजन जो सल्फर की साइज बड़ी होती हुई भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, देख रहे हो तुम लोग। क्यों सर? ऑक्सीजन की साइज छोटी है, मैं वापस समझा देता हूं, ये चीज एकदम दिमाग में तुम्हारे एकदम घर कर जानी चाहिए, घर कर जानी चाहिए कि हाँ मतलब ये बात आप सही कह रहे हो सर, है ना। और रात को 3 बजे भी ये चीज याद होनी चाहिए। सर ऑक्सीजन की साइज छोटी है, छोटी साइज होने की वजह से लोन पेयर एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक है सर, यहां लोन पेयर रिपल्शन जबरदस्त है, ये वाला बॉन्ड वीक है। सल्फर की साइज बड़ी है सर, यहां लोन पेयर के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, रिपल्शन कम हो गया है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई है ना। ये हम लोग पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि सल्फर सल्फर, फिर उसके बाद सेलेनियम सेलेनियम, टेलुरियम टेलुरियम, और बेचारा ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सबसे लास्ट में आता है ना, ये जो बेचारा ऑक्सीजन है ना, ये सबसे लास्ट में आता है। ये चीज है, थोड़ी सी आप ध्यान रखें, है ना, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इतना वीक हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि सबसे लास्ट में चला जाएगा, है ना, इतना वीक हो जाएगा कि सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से चाह रहा हूं आप लोग ध्यान में रखें, है ना। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर और ये जो बॉन्ड, ये किसका ऑर्डर है बेटा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, है ना। ये दो चीज लिख लें, हमारी तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है, बस यही है। हाँ बस हमारी तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है, आप ऐश कीजिए, आप ऐश कीजिए। यस, डन है क्या? यस, हाँ जी, आप ऐश कीजिए। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को हम लोग प्रॉक्सी बॉन्ड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, बिल्कुल कहते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है इसमें, हम तो जो आपको वैसे कह लेंगे, ऐसे क्या बात है ना, सही बात कहोगे तो। आओ सर, इसके बाद हम लोग आगे चल लेते हैं किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो मैं जैसे ही, एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे तुमसे कमेंट करने को बोलूं, सोचो आपने क्या कहा
आपने ये कहा कि सर इनकी जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP4 है सर, है ना? ये है सर, बिल्कुल है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं क्या? क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो सकता है क्या? सोचो एक बार, क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2? अरे सर होता है, ये देखो H2O में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सर, है ना सर? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको क्या लगता है इस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है, ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करनी चाहिए या इंक्रीज करनी चाहिए? तुम्हारा दिल क्या कहता है? यस, ये डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करनी चाहिए या फिर इंक्रीज करनी चाहिए? क्या कहता है तुम्हारा दिल? कर सकता है, हाँ +4 +6 तो कर ही सकता है। देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये +6 भी कर सकता है, वो बात तो अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। अरे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। अब आप पोलोनियम को बोलोगे -2, पोलोनियम बोलेगा थप्पड़ मारूंगा, ये कह रहा मैं मेटल हूं, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। जनरली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल का चार्ज पॉजिटिव होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है ना सर? ये तो समझ में आ गया। अब मुझे एक बात और बताओ, तुम ऑक्सीजन के बारे में बताओ। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईली, बहुत ज्यादा होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? इस वजह से जनरली आपने ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस में ही देखी होगी, है ना? ऑक्सीजन पे आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आप लोगों ने -2 ही देखी होगी मैक्सिमम टाइम, जब वो कंपाउंड बनाता है। लेकिन क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है क्या? यस, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट से सोचना था, बहुत बढ़िया बात है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपका जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है क्या? बताना जरा, क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो, कर सकता है क्या? हाँ सर, अरे भाई साहब, अगर इस ऑक्सीजन को कौन मिल गया? फ्लोरीन मिल गया सर। अरे सर OF2 मिल गया तो ऑक्सीजन +2 हो जाएगा, और O2F2 हो गया तो सर ऑक्सीजन +1 हो जाएगा सर। अगर इसको फ्लोरीन मिल जाए, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाए, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन पे इस केस में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन वो किसके साथ आएगा? सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन ही है। सर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है ना? आप लोग पेरोक्साइड आयन बोलते हो ना, O22-, बेटा पेरोक्साइड आयन है। तो पेरोक्साइड आयन में देखो ना, आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है, और O2- सुपर ऑक्साइड है, तो सर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। तो ये दो चीज छोटी सी है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाएगा, इनके साथ प्लस दिखा सकता है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो +2, +4, +6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, है ना? तो उनपे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो +2 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, +6 भी कर सकते हैं ना? तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने यही प्रस्तुत करना चाहता हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, इन 3 पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है, जो आपको नहीं समझ में आया? यहां आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ताकि आपको याद रहे। तीनों पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ। हाँ ये लिखना है, खैर सर ये लिखना है क्या? तो और क्या करना है बेटा? बिल्कुल लिखना है बेटा। बिल्कुल लिखना है भाई साहब। लिखो भी और मुझे बताओ भी कौन सा नहीं समझ में आया। दोनों चीज करनी पड़ेगी आपको। हो गया, चलू मैं आगे चलू? डन है पक्का? पोलोनियम वाला, अरे पोलोनियम मेटल है यार, मेटल है तो उस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में, क्या दिक्कत है इसमें? फोर्थ पॉइंट
And stability of -2 oxidation state decreases down the group. Polonium -2 oxidation state hardly show करता है. Electronegativity of oxygen is very high. It shows only negative oxidation state -2 except in the case of OF2 and O2F2. इसमें भी +1 दिखाता है. Other element of the group exhibit +2, +4, +6 oxidation state. +4 and +6 are more common है ना. Generally आप लोग +4 और +6 ही देखोगे. जैसे आप लोगों ने SF6 देखा है ना, SF4 देखा है ना, TEF4 देखा है ना. तो यहां पर आप जनरली +4 देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कसम खाली हो कि ना हम +2 तो दिखाएंगे नहीं, +2 भी दिखा सकते हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जल्दी बताओ. डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी. पक्का ना? सोच लो बे. यस. क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सर हमने पढ़ा है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? जब वो NS इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में और NP दोनों करें, तब जाके +6 होगा सर. लेकिन हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है. अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी. इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. और जो रीजन है वो आप लोग लिखोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखिए ये रहा आपके सामने. द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी देखिए. ऊपर वाला स्टेटमेंट भी देखिए. कहता है कि सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन. आपने देखा होगा जो सल्फर होता है वो फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में SF6 बनाता है ना. मतलब ये अपनी जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, तो ये किसका सहारा लेते हैं? इसका सहारा लेते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का. और मैं फ्लोरीन के बारे में तो तुम्हें हमेशा बोलता आ रहा हूं बेटा जी, फ्लोरीन को देखते ही पिघल जाते हैं सारे, है ना. क्यों? फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये अगले को भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे आसपास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी साइज छोटी है. मैं तेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा और एकदम से आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगा, है ना. तो ऑक्सीजन के साथ ऐसा क्या हो गया? ऑक्सीजन को देख के क्यों पिघल गए लोग? अरे भैया ऑक्सीजन को देख के इसलिए पिघल गए. ऑक्सीजन आपको विश्वास दिलाता है ना कि ऑक्सीजन की साइज फ्लोरीन से तो बड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन ही विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा. क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा. फ्लोरीन कहता है भले ही मैं छोटा हूं, मैं बनाऊंगा सिंगल, लेकिन जो बनाऊंगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा. ऑक्सीजन कहता है मैं मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा, और मल्टीपल बॉन्ड जनरली स्टेबल बॉन्ड होते हैं ना. तो आप लोग कहीं पर भी देखो, जो आपका एलिमेंट आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ना, हायर जो ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा ना, जनरली या तो वो ऑक्सीजन करेगा या फ्लोरीन करेगा. आप अपने चारों तरफ कहीं पर भी उठा के देख लो, कोई भी एग्जांपल जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको उठा के देख लो. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी एलिमेंट की, वो या तो ऑक्सीजन के साथ होगी या फिर वो फ्लोरीन के साथ होगी. अपने आसपास कोई भी एग्जांपल देख लो. जैसे सल्फर जो होता है फ्लोरीन के साथ SF6 बनाता है, लेकिन वो क्लोरीन के साथ HCl6 नहीं बनाएगा. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, हाँ. आप लोग क्लोरीन को देख लो. क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, है ना. तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ एलिमेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, है ना. क्योंकि ये छोटी साइज होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ आपका जो ऑक्सीजन होता है वो भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा, और वो भी एक स्टेबल बॉन्ड होगा, है ना. तो ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है. इन दोनों पॉइंट पे डन लिखिए. फिर हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं, है ना. फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा. नोट कीजिए फटाफट से, हो जाए तो. हाँ, ये डिमांड में ज्यादा है बेटा. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डिमांड में ज्यादा है. क्या है सर ये डिमांड में? हाँ, KMnO4 में देख लो, Mn ऑक्सीजन के साथ है +7 में, है ना. आओ सर, आओ सर. ये पॉइंट तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात बताओ सर ये ऑक्सीजन के अलग नखरे हैं सर. अनोमलस बिहेवियर होता है ऑक्सीजन का, क्यों? मुझे बताने की जरूरत है क्या भाई?
हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट शो करता है। रीजन बता दो। जो इसका अनोमलस बिहेवियर होने का रीजन क्या है सर? वही रीजन है जो नाइट्रोजन का था, आज वही रीजन ऑक्सीजन का है। सर क्या रीजन है? सर इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है सर, सबसे पहली चीज है ना सर। ये स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज है, साथ साथ सर इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी काफी हाई है सर। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है, बिल्कुल है सर। और सर इसके पास अनअवेलेबिलिटी है सर, किसकी? या वैसे लिखो ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है सर, है ना सर। इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है सर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है सर। सर इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है सर। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से आपका ऑक्सीजन का बिहेवियर आपको बाकी लोगों से अलग देखने को मिलेगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन बाकी जो एलिमेंट होते हैं अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो 6 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है सर, सिंपल है ना। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये कहता है मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं सिर्फ पी पाई बना सकता हूं ना, ये डी पाई बना सकता बेचारे के पास, क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन होता है उसकी कुछ बिहेवियर बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है ना। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे हम लोग फ्लोरीन वगैरह उसके लिए नाइट्रोजन के लिए लिखा था, बिल्कुल सेम वही है। आगे चल के हम लोग फ्लोरीन वगैरह के लिए भी सेम ये चीज लिखेंगे। तो सर इसमें जो काम की चीज आती है सबसे पहले वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट में भी पढ़ी थी, वो भी इंपॉर्टेंट होता था, 16 वाला भी इंपॉर्टेंट है। सर क्या होगा अगर मान लीजिए आपका ग्रुप 16 का कोई एलिमेंट है, ई से, मैं ई से उसको दिखा रहा हूं, है ना, मैं उसको ई से दिखा रहा हूं, और उसने अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो सर वो क्या बनाता है? H2E बनाता है। जैसे मान लीजिए H2O बनाता है, H2S बनाता है, H2SE बनाएगा, है ना, H2T बनाएगा, है ना सर, ये बनेंगे, यस ये वाले बनेंगे सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे सर, है ना। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। और आपके सामने मेरे भाइयों हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, खटाक से सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, खटाक से निपटा दो ये सारा। ग्रुप 15 एलिमेंट में सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है, यहां वापस उतना टाइम नहीं लगाऊंगा। खटाखट सारे ऑर्डर लिखो जल्दी से, हाँ जल्दी लिखो, है ना। टाइम खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है, फटाफट लिख डालो खटाखट सारे लोग। फटाफट लिखो सब कुछ। हाँ जी, अरे हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? डन है? लो आओ सर, देखो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सर बॉन्ड लेंथ कब बढ़ती है? सर जब साइज बढ़ती है एटम्स की, है ना। जैसे जैसे एटम्स की साइज बड़ी होगी दो एटम्स के बीच, सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो सर बॉन्ड एनर्जी छोटी हो जाएगी, है ना, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी सर। लंबा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, है ना, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा एटम्स के बीच। और अगर मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी कम है तो हल्का सा टेम्परेचर देते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो टूट जाएगा सर, वो थर्मली बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो यहां तक थर्मल स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे लास्ट में बॉन्ड एंगल की हम लोगों ने बात करी थी, हमने ये कहा था कि जो H2 होता है ऑक्सीजन, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर, है ना, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता था कितना होता था? 104.5 डिग्री होता था। और अगर मैं बाकी की बात करूं, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, तो सर यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग
लगभग 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन वो भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पर, है ना सर। ये वाले कौन से एलिमेंट थे सर, ये ड्रैगोस कंपाउंड थे सर। ये कौन से एलिमेंट थे सर, ये ड्रैगोस कंपाउंड से थे सर। ये कौन से कंपाउंड थे, ड्रैगोस कंपाउंड थे। और यहां जो सेंट्रल एटम होता है वहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यस कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यहां जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 90 डिग्री का होता है। इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 होना चाहिए था, लेकिन ये जो लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो गया, और कम होकर कितना हो गया, लगभग 104.5 डिग्री का हो गया। बताओ, ये सारी चीज बता रखी है ना तुम्हें, दादा बोलना पड़ेगा यार, ये सारा सब कुछ पढ़ा रखा है ना तुम्हें, यस। अरे बेटा बॉन्ड एनर्जी में एक बंदा कह रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे कम आएगा ना। अरे वो कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, यहां वो बात नहीं हो रही, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, यस। बताओ, डन लिखो, डन 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 लिखो सर, डन लिखो, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। डन लिखो सर, आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे सर, है ना। तब तक नहीं चलेंगे आगे, डन लिखो फिर आगे चलेंगे, यस डन लिखो फिर आगे चलेंगे। हाँ जी भैया जी, डन लिखो फिर आगे चलेंगे, हो गया। तो सर इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में यही तो आती हैं सर। ये रिड्यूसिंग नेचर सर, एसिडिक स्ट्रेंथ सर, बॉइलिंग पॉइंट और सर मेल्टिंग पॉइंट। बताओ, यस रिड्यूसिंग नेचर का जल्दी से ऑर्डर बताओ। H2O, H2S, बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा जो वहां लग रहा था, H2PE। और एसिडिक स्ट्रेंथ H2O, H2S, H2SE और H2TE। यहां पर भी बताओ, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2O, H2S, H2SE, H2T। बताइए जल्दी से बताइए सर, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता था सर? अच्छा रिड्यूसिंग वो एजेंट होता था जो आसानी से हाइड्रोजन देता था, और हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, बिकॉज सर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, आसानी से हाइड्रोजन टूट के बाहर जा सकता है, ठीक है सर। एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा सर? एसिडिक कौन सा अच्छा एसिड होता है सर? अरे मैंने कहा भाई अच्छा एसिड वो होता है जो आसानी से H+ दे दे। अब आसानी से H+ कौन देगा सर? जिसका हाइड्रोजन के साथ जो बना हुआ बॉन्ड है वो आसानी से टूटेगा। और आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा भाई, जल्दी बोलो सर? ये वाला टूटेगा सर। हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच जो बॉन्ड है सर वो बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो सर डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, यस बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो कोई परेशानी आई नहीं हमें सर। थोड़ी सी जो परेशानी आती है वो बॉइलिंग पॉइंट में आती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे भी हमने पढ़ रखा है सर, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं H2S, H2SE और H2TE सर, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती। यहां पर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर? यहां वैंडरवाल फोर्सेस हैं, और अगर वैंडरवाल फोर्सेस है और वैंडरवाल फोर्सेस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती है। तो सर इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा। लेकिन सर ये जो वाटर है, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सर वो वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होती है। इसका मतलब सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो H2S से ज्यादा होना चाहिए, है ना। बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये सर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना ज्यादा हो जाता है ये मैं आपको बता दूं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है H2S, H2SE, H2TE और आज सबसे आगे आ जाता है। इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि सबसे आगे आ जाएगा। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका भी सेम यही ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का दोनों का सेम यही ऑर्डर है। जैसे हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का भी बढ़ता है ना, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन सर वो उतना ही बढ़ता है कि वो तीसरे नंबर पे आ सके। ये तीसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे चला जाता है। बोलिए सर बट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना? हाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो क्या करें? नहीं क्या करें बताओ? हाँ ये 11th में पढ़ा रखा है ये ऑर्डर मैंने आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर 11th में भी करवा रखे हैं। जिस बच्चे ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ा है, मैंने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक टॉपिक पढ़ाया था और उसमें सारी चीज लिखवाई थी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक ये चीज थी, है ना। नोट करो सर, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं।
यस, हाँ, डन है क्या? यस, चले आगे चलें। सर एक आधा क्वेश्चन करें क्या? देखो, देख रहे हो तुम 2023 जे मेन का क्वेश्चन देखो, तुम 2023 जे मेंस का क्वेश्चन देखो। अब इस पे तो बोल देते हुए भी शर्म आएगी मुझे, है ना, पोल देते हुए भी शर्म आएगी। देखो क्या कह रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तुमसे, H2E किस किस में, H2O, H2S, H2SE एंड H2T, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। अभी मैं बता के आया हूं, अभी बता के आया हूं, अभी बता के आया हूं। बताओ क्या ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता था क्या? क्या ABCD ऑर्डर आएगा क्या? बताओ, नहीं तुम खुद बता दो। ये 2023 जे मेंस के क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए बोला जाता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए बोला जाता है दगा नहीं देती, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वफादार है बेटा, बहुत वफादार है। ये तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 2022 जी मेंस में क्वेश्चन आया। क्या कह रहा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। बताओ क्या ये ऑर्डर लिखवाया क्या अभी थोड़ी देर पहले? सीधा क्वेश्चन आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सर। बताइए क्या दिक्कत आई? नहीं बताओ, तुम बताओ, कोई जोर आया क्या इसमें? नहीं आया सर, कोई जोर नहीं आया सर। हम लोग अब डायरेक्ट बात करेंगे किसकी? रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की। यस, हम लोग किसकी बात करेंगे? रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की। यस, बताइए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की। क्या ये क्वेश्चन रिपीट होंगे? बेटा ये तो मुझे पता नहीं है रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा भी ना, तो वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अलावा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहीं से आता लगभग, है ना, हाँ यहीं से ऊपर नीचे करके आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, सर देखो ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक EO2 टाइप का ऑक्साइड बनता है और एक EO3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा। सर EO2 जो है उसमें आपका E जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, है ना। तो ये बस एक जनरल इंफॉर्मेशन है ना, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इस वाले पॉइंट पे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और तुम लोग जानते ही हो कि जो ओजोन होता है वो गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस होता है ना, लेकिन जो सिलेनियम का डाइऑक्साइड है SiO2 एक सॉलिड होता है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इस पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइंस लिखी होती हैं तो मतलब हम एक बार समझने के लिए देख लेते हैं कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे सामने से अगर ये लाइंस निकलती हैं तो अपने आप ही चीजें अपने दिमाग में फिट होती जाती है ना, फिट होती रहती है। यस, बहुत बढ़िया। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है इस पे आप लोग स्टार मार्क कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है? कहता है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है डाइऑक्साइड्स की डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या इसका? यस, कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है क्या? दादा जल्दी बताओ, क्या कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज क्यों कर रही है, डिक्रीज क्यों कर रही है? देखिए रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है, समझिए इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है। हालांकि ये फिजिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो यही होता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड में E का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है। अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, तो सर इसको अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी पड़ेगी, +4 से +6 करनी पड़ेगी। और अभी हमने कहा डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है। और अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो सर रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज कर जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती नहीं है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो सर आपका जो टेलुरियम है वो कहता है भाई मैं तो +6 नहीं दिखाऊंगा। जब तू +6 दिखा ही नहीं सकता तो सर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते थे, है ना,
हाँ, नहीं नहीं, मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज कर रहा है। अब हर हर जगह आप एक ही लॉजिक थोड़ी ना लगाओगे। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मान ली आपकी बात, है ना, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर से तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करना चाहिए था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आप एक चीज सोचो, अगर आप लोग उस चीज को कंसिडर करोगे कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अरे तो भाई मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल्स तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग पावर फिर तो बढ़नी चाहिए थी। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है भाई। डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करना चाहता कोई। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो सर वो रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा नहीं होगा। जो सल्फर है, सल्फर कह रहा है कि भाई SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो +4 से +6 में जा सकता है, SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप टेलुरियम को बोलोगे, टेलुरियम जो होता है बेटा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कहता है भैया मैं टेलुरियम +6 में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो नहीं कर सकती, हाँ डिक्रीज जरूर कर सकता है। तो SO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन TiO2 एक SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन TiO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, है ना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया क्या? यस, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई क्या? सर प्लीज अपना इजी नोट्स लॉन्च कर दीजिए, लिखते लिखते हालत खराब हो गई। ठीक है, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं भाई, मेरे पास तो यही नोट्स हैं बेटा। अब तुम इसको इजी बोलो, मुश्किल बोलो, कोई से नोट्स बोल दो, अपने पास तो ऐसे ही नोट्स हैं। तो अब तुम देख लो यार, है ना, और निकट भविष्य में भी ऐसे ही रहने की संभावना है ना, यही रहने की संभावना है आने वाले फ्यूचर में भी। ठीक है, हाँ चलिए। यस यस यस, ये सेम चीज मुझे वो भी बोलते हैं। जैसे मैं अभी ड्रॉपर में पढ़ा रहा हूँ, ड्रॉपर में पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, और अर्जुना में पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो भी मुझे यही बोलते हैं कि भाई सर आप ना, मतलब भाई कोई बुक वुक लिख दो सर, हमें नोट्स ना लिखना पड़े, है ना, आप बुक वुक लिख दो तो हमें नोट्स ना लिखना पड़े। तो मतलब मैं थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा अलग विचारों का आदमी हूँ। चलो मेरी कोई ना बुक है ना मुझे किसी ने बोला है बुक लिखने का, लेकिन अगर मान लो मेरी कभी बुक आई भी ना, तब भी मैं, मतलब तुम लोगों को यही बोलूंगा कि नोट्स जरूर बनाओ, है ना। आप बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बुक लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें और अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो, बुक लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, उस समय भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि तुम नोट्स बनाओ। अगर आप मान लो मेरी बुक अगर कभी लॉन्च हुई और मैं ये बोलूं कि तुम्हें नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे इसलिए मेरी बुक लो, शायद मैं ये चीज कभी ना बोल पाऊं, और ना ही मैं कभी बोलूं, क्योंकि नोट्स की अपनी अहमियत है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो हाँ, बुक ले लो, आप बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक आप बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस से क्वेश्चंस दिए हैं लोगों ने, बहुत मेहनत करी जिसने भी बुक लिखी है। जैसे ओम सर ने लिखी है, बढ़िया लिखा है, फैजल सर ने लिखी है, बहुत बढ़िया बुक लिखी है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है उन्होंने भी। तो लेकिन उसको उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑल्टरनेट मानो, उसको ये मत मानो कि भाई मैं नोट्स ही नहीं बनाऊंगा। फिर ऐसी तो बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है ना, फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत क्या है? नहीं। तो नोट्स बनाने से फर्क देखो, ये नहीं होता कि हमारा टाइम बचता है, नोट्स बनाने का मोटिव ये होता ही नहीं है कि टाइम बचाना है। अगर ऐसा होता तो फिर शुरू से, जब से कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, आज से 30-35 साल हो गए, ये सब लोगों ने ये चीज सोची होती ना कि नोट्स नहीं बनाने पड़े, तो सब अपनी बुक लिख के और लॉन्च कर देते, तो किसी को नोट्स नहीं बनाना पड़ता बच्चों को, है ना। लेकिन जब जब आप लिखते हो ना, जब आप लिखते हो बेटा, जब आप इस स्टेटमेंट को मैं हमेशा बोलता हूं, इस स्टेटमेंट को जब आप लिखोगे,
इंसान बोलते टाइम कुछ भी बकवास कर सकता है, कुछ भी लिख बिना सोचे समय बोल सकता है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है अपने मुंह से, लेकिन बिना सोचे समझे लिख नहीं सकता। आपको अगर एक वर्ड भी लिखना है, एक लाइन भी लिखनी है, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, वो लाइन आपके दिमाग में घूमेगी, तभी उस चीज को तुम लिख पाओगे। और जब उस वो लाइन तुम्हारे दिमाग में घूमती है, यही तो मोटिव है भैया, इसीलिए तो नोट्स लिखवाना चाहते हैं हम आपसे, कि वो लाइन तुम्हारे दिमाग में घूमे। जब आप एक लाइन लिखते हो, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये लाइन एक बार नहीं घूमती, ये 3 बार घूमती है। जब तुम इतनी बड़ी लाइन लिखते हो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, 3 बार घूमती है, एक ही लाइन 3 बार दिमाग में आती है। तो सर वो चीज अपने आप याद होती है। तो नोट्स लिखने का जो रीजन होता है वो ये रीजन होता है। और अपने नोट्स हैं साला, उसमें हम मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करते हैं। जैसा मैं आपसे बोलता हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसके ब्रैकेट में लिख दिया यहां कि ये रीजन क्या है, कि साहब इनट पेयर इफेक्ट है ना, इनट पेयर इफेक्ट है ना, इनट पेयर इफेक्ट ऐसे लिख दिया। अपने हिसाब से आप लोग उसमें चेंजेस करते हो, अपने नोट्स में आप नोट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और अपने नोट से पढ़ने का मजा देखो अलग है भाई, है ना, अपने नोट से पढ़ने का मजा अलग है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि सबका पजामा सबके सेट नहीं हो सकता, सबके नोट्स सबके सेट नहीं हो सकते। खुद के नोट्स खुद के हिसाब से बनाओ, बढ़िया बनाओ, और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, है ना। तो ये चीज है। अब मैं इसमें देखो, मैं इसमें किसी का वो नहीं कह रहा हूं, है ना। अब आपको लगे कि मैंने बाकी लोगों के लिए ऐसा बोल दिया, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आप बुक्स लीजिए उनकी, बहुत बढ़िया है, मेहनत करी है उन्होंने, बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं आपसे, उस कीमत पे मत लिखिए कि बुक्स लेने के बाद मुझे नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ये एटीट्यूड आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लीजिए, आप कोई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें उनमें नया मिलता है जो तुम्हारे जेई के हिसाब से रेलिवेंट है, उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में लिखिए, है ना। आपके नोट्स का जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी नोटबुक होनी चाहिए, ना कि कोई बुक होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब तुम जो भी चीज हो वो देख लो तुम यार अपने हिसाब से, है ना। आओ सर देखो, कहता है कि ये सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम जो होते हैं ना, ये EO3 टाइप के ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है सर, बना सकते हैं और बनाते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। ये बना लेंगे सर, क्या परेशानी है इसमें, +6 टाइप के ऑक्साइड बना लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए ये टेलुरियम है, सर कोई बोल देगा साहब टेलुरियम यहाँ +6 में कैसे शो कर रहा है, टेलुरियम कैसे, मैंने कहा पिघल गया, आज वापस देखे ना, पिघल गया उस ऑक्सीजन के साथ, है ना, ये पिघल गया सर, है ना, ये ऑक्सीजन के साथ पिघल गया सर, यस, ये पिघल गया सर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था तो 3 ऑक्सीजन के साथ चला गया, यस 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 यस, बहुत बढ़िया सर। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली एसिडिक होते हैं। अगर मैं किसी मेटल की बात करूं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, जरूर सर वो बेसिक हो सकता है ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली वो बेसिक होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे या तो मेटेलॉइड्स है या फिर मेटल है, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। दोनों तरह के ऑक्साइड, दोनों तरह के कौन से, EO2 टाइप के और EO3 टाइप के, दोनों तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान, बहुत सिंपल। डन। हाँ, अबे पढ़ लो बे, ओ पढ़ लो बेटा। इसको पढ़ो, आ जाओ। तो सर ये ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज आपने बता दी सर, है ना, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई है सर। कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो तो बीच में, काफी टाइम हो गया सर, है ना, काफी टाइम हो गया सर, कोई एक आधा क्वेश्चन करवा दो ना सर, जिससे थोड़ा माहौल चेंज हो जाए सर, है ना। थ्योरी आते हुए काफी टाइम हो गया। मैंने कहा आजाद, मैं तुझे ग्रुप 15 का कोई एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कोई PYQ करवा देता हूं। ये देख 2022 में क्वेश्चन आया, है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट का, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, है ना। ग्रुप 15 एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए, कहता है कि दी ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट दी नाइट्रोजन एटम, ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का पोल देना चाहता हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑक्साइड में है, जल्दी बताइए। यस, हाँ जी, जल्दी बताइए। हो गया क्या पोल खत्म? ये तो सही कर दोगे यार मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, इज्जत रख लियो, लाज लाज बचा लेना मेरी तुम।
हाँ आ जाओ। अबे ये कल ही करवाया मैंने, कल ही करवाया था, याद है? जहां मैंने आपको, ये देखो भाई, ये भी 74.26 तक पहुंची है कहानी, बताओ। अरे ये कल ही करवाया यार, कैसी बात कर रहे हो यार? ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में कक्षा 11 में पढ़ा, और कल मैंने आपको ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से इन सब की स्ट्रक्चर सिखाई थी यार। NO2 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डाइमर बना सकता है। कैसी बात कर रहे हो यार, बताओ। ये क्वेश्चन भी तुम गलत करोगे भाई, क्या होगा यार, क्या होगा? 2022 का एक और क्वेश्चन आया, 2022 का एक और क्वेश्चन आया, देखो, है ना। कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना, जिससे थोड़ा सा माहौल अलग हो जाए। सर क्या कह रहा है, लिखता है आपके सामने, आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सर, है ना, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? लिखता है कि द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लेस एसिडिक देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड E2O3 ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। तो सर हाँ, ये जो लास्ट वाला नहीं, ये आपको दिख नहीं रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है डी वाला, वो ये लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो, है ना, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस क्वेश्चन का भी मैं पोल दूंगा आपको, और पोल जो है सर 30 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निपटाओ भाई, पोल आपके सामने ये रहा। इसमें इसमें मुझे पता है कई लोग निपटेंगे, क्यों? इसलिए निपटेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। इतने में तो सर टाइम है नहीं हमारे पास, इतना टाइम कहां है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़े, पोल हमारे सामने है ना, रैंक भी लानी है ना, ऊपर भी आना रैंक में, तो सर तुक्का मार देते हैं, क्या पता मामला फिट बैठ जाए और हम रैंक में ऊपर चढ़ जाएं, क्या दिक्कत है सर, है ना। हम्म हो गया क्या? ओहो हो, आओ सर देख लो फटाफट, रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो ये देखो, ये है एक्स्ट्रा होशियार, इनको तो मैं क्या ही बोलूं। देख रहे हो तुम, अब तुम लोग कंपटीशन देख रहे हो क्या? क्यों? अरे तुम लोग कंपटीशन देख रहे हो क्या? कंपटीशन ये है लेवल कंपटीशन का, तुम समझ रहे हो? ये है लेवल ऑफ कंपटीशन। अरे मुन्ना जी, यहां पर E2O5 में E का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां E2O3 में +3 है। चीख चीख के मैंने 4 बार बोला था, अगर ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेरिजन में, ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहां लिख रहा है ज्यादा बेसिक का मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो तो फॉल्स है सर, स्टेटमेंट नंबर फॉल्स है। ये जो वन, ये जो सी वाले हैं ना, तो नीरे मूर्ख हैं ये तो, बताओ। और कहता है कि एसिडिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड्स का, वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है, बिल्कुल करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ता है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज करता है भाई। स्टेटमेंट नंबर 2 तो जो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ। ये क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, देख रहे हो तुम लोग, है ना। चुल्लू, चुल्लू का नाम सुना है तुम लोगों ने? चुल्लू, चुल्लू के अंदर पानी, ऐसा कुछ सुना है तुम लोगों ने? हैं, ऐसे कुछ सुना है तुम लोगों ने? आओ 2021 का एक क्वेश्चन करते हैं। 2021 जे मेंस का ये क्वेश्चन है, कहता है द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सा है? द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सा है? द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सा है? दी ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सा है? इस क्वेश्चन का भी 30 सेकंड का पोल चिपका देता हूं मैं। हाँ यस, 30 सेकंड का पोल मैंने चिपका दिया, आपके सामने है, 30 सेकंड का पोल आपके सामने है। अबे चुन्नू नहीं, चुल्लू कह रहा, चुन्नू। हाँ जी, हो गया। लो सर, लो सर, इस पोल को सर नौटंकी को करो ना खत्म, और सी ऑप्शन पे टिक मारो,
और रिजल्ट देख लो 76%। क्या बात है, क्या बात है भाई। अरे सर N2O5 आपको बताया था, कल ही बताया था। N2O5 जो है ना उसकी शक्ल दिखने में कैसी होती है सर, N2O5 ऐसा होता है सर। तुम्हारे सामने इसकी स्ट्रक्चर बनवाई थी, इसमें कोई नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है सर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया सर। आइए सर 2019 का एक क्वेश्चन करते हैं। 2019 का एक क्वेश्चन करते हैं। जाते जाते मैंने आपको ये चीज बताई थी। कहता है कि गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 है ना, H3PO2 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर रखता है, इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। क्यों सर, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है सर? यस, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? 2 POH बॉन्ड 1 PH बॉन्ड 2 PH बॉन्ड 1 POH बॉन्ड। और इस क्वेश्चन का आपके सामने पोल 30 सेकंड के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निपटाओ। हाँ जी, हाँ हो गया क्या? लो सर देखते हैं कितने होनहार बालक बालिकाएं हैं क्लास में, अभी पता लग जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं सर। ये देखो 65% लोग हैं। अरे मेरे बच्चे, इसका एन फैक्टर तुझे बताया था 1 होता है, इसका एन फैक्टर 1 है। इसका मतलब इसमें एक ही OH बॉन्ड है। ये 2 PH बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बता यार, अब तो ऐसा क्वेश्चन ही गलत करेगा यार, कैसे काम चलेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। आजा एक क्वेश्चन 2022 का और कर ले। आजा एक और क्वेश्चन कर ले। कहता है कि द मोस्ट स्टेबल ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है? कल ही पढ़ाया है। द मोस्ट स्टेबल ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है? इस क्वेश्चन का भी पोल आपकी स्क्रीन पर बिना सोचे समझे ये रहा। निपटाओ। मोस्ट स्टेबल ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन है ना, कौन सा है बताओ? नहीं नहीं तुम बताओ भाई, तुम्हें बताओ। यस बेटा, होने जा रहा पोल खत्म। लो सर, ए ऑप्शन पे टिक मारो और आगे बढ़ो सर। हाँ 90%, वाह 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 वाह। मतलब ये बात बिल्कुल बढ़िया कही है आपने, बहुत बढ़िया बात कही है। NF3 जो है सर, NF3 जो है सबसे स्टेबल होता था, क्योंकि सर फ्लोरीन की छोटी साइज थी, और छोटी साइज है तो सर फ्लोरीन एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आइए सर आइए। अगला क्वेश्चन 2021 में एक और पूछा। कहता है द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यार ये भी क्या ही बताऊं, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया था यार। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? NO और N2 है ना। कितनी बार पढ़ाएगा यार कोई एक इंसान एक ही चीज को? ये बहुत बार हो लिया भाई। आगे चलो तुम लोग, आगे चलो, वापस आ जाओ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऊपर। और 16 एलिमेंट्स में हम लोग नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, है ना, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। सर दारी दुनिया जानती है अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हैलाइड बनाएगा सर, क्या दिक्कत है इसमें? अरे सर ये कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं? मैंने कहा ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना सकते हैं, +4 में भी बना सकते हैं और +2 में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हैलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहता है फ्लोरीन के साथ सबसे तगड़ा हैलाइड बनेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्लोरीन, फिर। अरे सर ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन के साथ जो हैलाइड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा सर? वो स्टेबल इसलिए होगा बिकॉज इसकी जो साइज है सर वो छोटी है। साइज छोटी है तो सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, इस वजह से फ्लोराइन के साथ जो हैलाइड बनेगा वो सर सबसे तगड़ा वाला स्टेबल होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, देखो ये वाले हैं हेक्सा हैलाइड, दीज आर टेट्रा हैलाइड्स एंड दीज आर डाई हैलाइड्स। कहता है कि जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल होते हैं। हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल होते हैं, मतलब
अगर यहां हेक्सा हैलाइड बना रहा है तो अगर फ्लोरीन है तब तो स्टेबल है, बाकी के साथ स्टेबल नहीं है, मामला गड़बड़ है सर। देखो SF6 जो है वो तो स्टेबल है, लेकिन SCl6 स्टेबल नहीं है सर, बाकी कोई नहीं बनेगा, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही, फ्लोरीन के साथ ही जो हेक्सा हैलाइड बनेगा वो स्टेबल होगा। सर ऐसा क्यों है? मैंने कहा देख, दो रीजन है। एक चीज तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, छोटी साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। दूसरी चीज एक और देख, ये तेरा सल्फर है, सल्फर के चारों तरफ 6 छोटे छोटे फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं ना, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये बड़े आराम से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके सामने आप 6 क्लोरीन रख दो, है ना, आप कहोगे कि 6 क्लोरीन को इसके आसपास रहना है, भाई ये सुबह ना ये शाम तक आपस में लड़ भिड़ मर पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और सल्फर जो होगा वो हाथ जोड़ लेगा, बोले मेरे बस की नहीं है। 6 क्लोरीन को मैं अपने चारों तरफ झेल ही नहीं सकता, इनकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से सर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? बहुत बढ़िया सर। और जो फ्लोराइड्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस इन नेचर होते हैं ना। कैसे होते हैं? गैसियस इन नेचर होते हैं। जैसे SF6 गैस ही तो होता है, SF6 गैस ही तो होता है। हाँ, HCl4 तो ठीक है, होता ही है, HCl4 तो होता है। यहां बात हो रही है सिर्फ HCl6 की। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालोगे? SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालोगे? हाँ हाँ जल्दी बोलो। यस भाई लोगों, SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालोगे? SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। क्या होगा? कैसे कैसे पता लगा? सर देखो कैसे निकालते थे सर, सल्फर के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते थे और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, तो सर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सर ये 6 बॉन्ड बना रहा, मतलब इसके पास 6 बॉन्ड पेयर है। सर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा, और sp3d2 होगा तो सर इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, है ना। ये मेरे हिसाब से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना तुम्हें बहुत बढ़िया ढंग से आता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और सर बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ बढ़िया 90 डिग्री का हो जाएगा। आओ सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार के लिए देख लेते हैं। कहता है कि दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, बता दिया मैंने तुम्हें, ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। दे कौन? हेक्सा फ्लोराइड्स, है ना। यहां पर दे की किसकी बात हो रही है? हेक्सा फ्लोराइड्स की बात हो रही है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, इस वजह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं सर। कहता है कि सल्फर के जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं SF6, वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों है? स्टेरिक रीजंस मतलब D2sp3 नहीं होगा। आप लोगों ने D2sp3 अभी, D2sp3 भाई वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है यार, वहां अंदर वाले डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस में होता है, यहां नहीं होता। हाँ क्यों है? बिकॉज सर फ्लोरीन जो है सर उसकी साइज छोटी है, स्टेरिक रीजंस की वजह से, और इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। इस वजह से सर ये जो हेक्सा फ्लोराइड होता है ये बहुत तगड़ा स्टेबल होता है। अब क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे अभी कि सर टेट्रा फ्लोराइड के केस में क्या होगा, आपने हेक्सा फ्लोराइड तो बहुत बता दिया, टेट्रा फ्लोराइड बताइए। तो जैसे SF6 गैस होता था, SF4 भी गैस होता है, लेकिन बाकी के जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं, SeF4 लिक्विड होता है, TeF4 सॉलिड होता है। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी याद रहे इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस पे कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी, और मुझे लगता है कि पूछने के लिए इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो ना भी पूछे, इतना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना। लेकिन ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो चीज है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। बाकी ये तो चीज है, ठीक है, अब लिख लो अपनी कॉपी में, लिखना है तो लिख के डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, है ना, फिर आगे चलेंगे। यस हाँ जी, हो गया, चलें।
आगे चलें क्या? क्या बात कर रहे हो यार, कोई कह रहा है नींद आ रही है, बताओ यार, हद है। मैं चीख चीख के यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम कह रहे हो सो नींद आ रही है। एक क्वेश्चन कर लो फिर नींद आ रही है तो। आओ एक क्वेश्चन कर लो फिर नींद आ रही है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप? आओ फिर कर लो एक क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप? करो देखिए। एक क्वेश्चन करो देखिए। यस, अरे बोलो इसमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? अरे सर देखो ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 रह गए सर, और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में मस्त हैं। 0 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा सर। सर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए सर। 0 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। सर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? sp3 और हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा सर। सर SF4 देखिए, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर 4 हो गए सर। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो लोन पेयर 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 5 हो गया। और 5 का मतलब है सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में भी मेरे भाइयों, अगर आपने एक लोन पेयर रख दिया, इक्विटोरियल पे आएगा सर, ये बनेगा। दुनिया इसको सीसो कहती थी और इसको आप पाई शेप भी कह सकते थे। आपकी श्रद्धा है सर, ये नहीं होता। अरे सर SO2 की भी देख लो शक्ल सर, SO2 भी बेचारा ऐसा होता है सर, ये भी टेट्राहेड्रल नहीं होता सर। बताइए। अरे COD दोनों नहीं होगा क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई? हाँ जी। अरे डी भी ठीक है, लेकिन सी भी तो होगा। SF4 भी तो, कहां ऑक्टाहेड्रल? सर यहाँ 4 दिख तो रहा है सर, हमने 4 दिखते ही सोचा कि टेट्राहेड्रल होगा। अबे जहां भी 4 दिख जाए वहां टेट्राहेड्रल थोड़ी होगा। मान लो मैं ऐसे लिख दूं XCF4, तो इसको भाग के थोड़ी बोल दो ये भी टेट्राहेड्रल नहीं ना। हाँ, 4 दिखते टेट्राहेड्रल मत बोल देना। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? यस, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक लाइन, एक हेलोजन के बारे में एक आधी चीज और देख लेते हैं सर। सर ये तो बहुत भारी भारी भरकम है सर। मैंने कहा देख भारी भरकम है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तू ध्यान रख ले, है ना। ये वाला पॉइंट तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बस लिखा है ना। और ये वाला पॉइंट तो तू बता ही देगा। देखो क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ऑक्सीजन क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है, ऑक्सीजन चिन्नो सा एलिमेंट है, 2 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन को नहीं झेल पाएगा। वो 2 फ्लोरीन को जरूर झेल लेता ऑक्सीजन, OF2 बनाता है, लेकिन OCl2 नहीं बनाता, क्योंकि क्लोरीन बड़ा आ गया, ऑक्सीजन चिन्नो सा, है ना, दबा के बैठ जाएंगे 2 बड़े बड़े क्लोरीन और 2 बड़े बड़े ब्रोमीन, जान निकल जाएगी उसकी, बोलेगा सर मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, मैं नहीं बनाऊंगा। तो बाकी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर है, सल्फर का क्लोराइड बन जाता है SCl2, है ना, डाइक्लोराइड, ये SBr2, ये बन गया। अब बात ये आती है कि SCl2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, है ना। SCl2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सुनिए सर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा? यस सर, मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा? सर सल्फर जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6 होते हैं। 6 में से 2 इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए? सर बॉन्ड पेयर हो गए 2। सर अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास लोन पेयर कितना हो गया? सर 2 हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की मैं बात करूं, 4 हो गया सर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा सर। यस, तो सर इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन अगर आप इनकी शेप के बारे में बात करोगे ना, तो सर ये शेप बिल्कुल उल्टी सीधी होगी सर। कैसी होगी सर? ये वाटर जैसे हो जाएंगे, ये वाटर जैसे हो जाएंगे, है ना। और ये V शेप, एंगुलर शेप रखेंगे सर, है ना। तो यहां लिखा है कि दीज डाई हैलाइड्स आर फाउंड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन जो शेप होती है वो V शेप होती है। यस, बहुत बढ़िया सर। एक पॉइंट इसने और लिख दिया कि जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, जो मोनोहेलाइड्स होते हैं वो डाइमरिक इन नेचर होते हैं। डाइमरिक मतलब, मोनोहेलाइड मतलब सल्फर ने फ्लोरीन के साथ मोनोहेलाइड बनाया। मोनो मतलब अकेला, अकेला सल्फर अकेला फ्लोरीन, मोनोहेलाइड। मजा नहीं आ रहा था, बोले डाइमराइज करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बना के क्या बनाते हैं? H2F2 बनाते हैं। देखिए सर ये लिखा हुआ S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2, Cl2 एंड Se2Br2। जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, मोनोहेलाइड्स डाइमर बनाते हैं H2F2। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो लगभग वैसी होती है जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था H2O2 की स्ट्रक्चर होती थी। H2O2 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी आप लोगों ने? बताइए जरा H2O2 की स्ट्रक्चर। हाँ, H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती थी? कोई मुझे बताएगा क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ।
अरे H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती थी मुन्ना? यार बोलो ना यार। अरे H2O2 कैसा होता था? खुली किताब की तरह। जर उनकी स्ट्रक्चर खुली किताब की तरह होती थी, H2F2 भी कहता है मेरा जीवन भी खुली किताब की तरह है ना। मैं भी खुली किताब की तरह रहूंगा। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे एज H2O2 है ना, H2O2 जैसी होती है ना। ये H2F2 भी ऐसा ही होता है दिखने में। यस यस यस, कह रहा है सर वी शेप होती थी। बताओ, कोई कह रहा बटरफ्लाई होती थी। अबे अबे निठल्लो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते कक्षा 11 में, है ना, ऐसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता आज है। कह रहा वी शेप होती थी H2O2। हाँ, खुली किताब की तरह होती थी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती थी। कोई कह रहा लीनियर होती थी। बता, देख रहे हो तुम, मजे में है भाई दुनिया, अलग मजे में है ना, अलग मजे में दुनिया। देखो कह रहा है कि ये जो डायमरिक हैलाइड्स होते हैं ना बेटा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन, इनका क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है ना। डायमरिक हैलाइड्स का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब तुम समझ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है सर, +1 है। यहां पर कितना है, +4 है। सर सिलेनियम +1 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर बताओ सिलेनियम कितना है, 0 है सर। मतलब +1 से किस में जा रहा है सर, 0 में जा रहा है। अरे भैया +1 से 0 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। सर एक बात बताओ, सिलेनियम का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिलेनियम का ही रिडक्शन हो रहा है, पहली बात तो ये रिएक्शन रिडॉक्स है, बिल्कुल है। और अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो, तो सर ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को दुनिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानती है कि नहीं जानती, तुम बताओ। अरे बोलो तो सही यार, बोलो ना यार, बोलो ना यार, जल्दी बताओ ना दादा। कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ हाँ, 2 लोन पेयर है भाई, 2 लोन पेयर बना लो यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों नाराज हो रहे हो? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बना लो, ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो? यस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इन 2 पॉइंट में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तुम निकाल ही सकते हो। ये ध्यान रखना है कि मोनोहैलाइड डायमरिक इन नेचर शो करते हैं, ठीक है, डायमरिक ये रहे, खुली किताब जैसा उनका जीवन होता है। और जो ये डायमरिक हैलाइड्स होते हैं सर, ये क्या करते हैं, डायमरिक हैलाइड्स डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, +1 से 4 और +1 से 0 में चले जाते हैं, खत्म हो गया मामला। क्या दिक्कत है सर? बधाई हो, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स खत्म कर दी है। क्या कर दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आप लोगों ने खत्म कर दी है। और अब आप किसके लायक बन चुके हो, अब आप लायक बन चुके हो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर पढ़ने के ना। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए वापस बता दूं, मैं फिर बोल देता हूं कि एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर जो है, वापस से एलोट्रोप्स जेईई मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है, जेईई मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि जो हमारे कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनके बारे में जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वजह से मैं सल्फर के एलोट्रोप पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से मैंने फास्फोरस के भी एलोट्रोप पढ़ाए थे। यस, मेरी बात समझ में आ रही? कह रहा कुछ क्वेश्चंस करवा दो सर। अरे तो कुछ क्वेश्चंस तो खूब सारे किए थे यार, अभी क्या बात कर रहे हो, है ना, खूब सारे क्वेश्चन किए थे अभी। अभी रुको थोड़ा सा, एलोट्रोप पढ़ो, फिर उसके बाद वापस मजे दिलाते हैं आपको, वापस मजे दिलाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनवाएंगे ऑक्सो एसिड वाले। कल पढ़े थे ना ऑक्सो एसिड्स, परॉक्सी, मेटा, पायरो वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वापस से, है ना। आओ सर, आप एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, इसके 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। जो रोम्बिक सल्फर होता है उसको अल्फा सल्फर भी बोलती है दुनिया, और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी बोलती है दुनिया। यस, कहता है कि द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, है ना। जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है वो स्टेबल फॉर्म होता है, विच ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। मतलब अगर टेम्परेचर 369 से ज्यादा होगा तो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होगा, और 369 से कम होगा तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल होगा। ये जो 369 है इसके ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। आगे जाके ये वाला पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे सर। ये तो बहुत सिंपल चीज है यार, है ना। आपको इसमें
आपको सिर्फ इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि रूम टेम्परेचर के अंदर, रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर आपने 369 से केल्विन से ज्यादा कर दिया तो रोम्बिक इसमें कन्वर्ट हो गया, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, अब इसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, अब क्या किया जाए इसके अंदर। अब है यार, अब है 369 है तो इसको मैं 369 ही बोलूंगा यार, अलग अलग मैं कैसे बोलूं बताओ तुम लोग, है ना। मैं इसको अलग कैसे बोलूं यार, कोई समझ ही नहीं रहा मेरी बात को, बताओ। कोई समझना ही नहीं चाहता एक्चुअली। यस, आओ सर देख लो, ये रोम्बिक सल्फर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो है सो है। रील चला दे इसमें, मारूंगा थप्पड़, है हाँ बताओ। और ये जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है, इसमें जो है सो है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जो लिखा है वो लिखा है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज रुको, देखो एक चीज छोटी सी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। मैं तुम्हें थोड़ा सा, नहीं बे फिर तुम्हारे नखरे ज्यादा बढ़ जाएंगे कभी, है ना। हाँ फिर तुम ज्यादा नखरे करने लगोगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है, इसको आप लोग लिखना चाहो तो घर पे लिख लेना भाई, है ना, ये इसको घर पे लिख लेना। जो रोम्बिक सल्फर होता है ना, रोम्बिक सल्फर होता है वो येलो कलर का होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये नहीं याद रखना है, कलर ध्यान रख लो, येलो कलर का होता है। रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है, रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। आपके पास सल्फर है, उसका सॉल्यूशन ले रखा आपने कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, उसको आपने इवापोरेट किया तो आपको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे किसके मिलेंगे, रोम्बिक सल्फर के मिलेंगे। जो लिखा है बस लिखा है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है ना, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक जो सॉरी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उनके अंदर सॉल्युबल होता है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी रेडिली सॉल्युबल होता है। रीजन साफ मुझे दिख रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, और पोलैरिटी नहीं है तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है तो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं या फिर ऑलमोस्ट नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है सर, रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है सर। यस यस, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। इसका बड़ा भाई है सर मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना, इसका बड़ा भाई है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन होता है। इसका कितना था सर, ये था 385 केल्विन। ध्यान रखो किसका ज्यादा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मत याद रखो भले ही, ये ध्यान रखो किसका ज्यादा होता है सर, मोनोक्लिनिक जो सल्फर होता है सर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रोम्बिक सल्फर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, बहुत अच्छी बात है। ये कैसे प्रिपेयर होता है तुम्हारे सामने है। यस, लिख लिख कर हाथ दर्द कर रहा, मैं समझ सकता हूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपका लिख के हाथ दर्द कर रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इसको चाहो तो आराम से घर पे लिख लेना, है ना। हाँ, आप चाहो तो इसको आराम से घर पे लिख लेना। कहता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाते हैं हम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश। डिश समझते हो, वो वाली डिश, चाइना डिश है ना, जिसकी वो ऐसे कटोरी सी होती है ना, एंड कूलिंग, इसको ठंडा कर दो। जैसे आप ठंडा करोगे तो क्या होगा, क्रस्ट बन जाएगी ऊपर से ना, हल्का हल्का सा सॉलिड सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है सर। टू होल्स आर मेड, इसके अंदर 2 होल कर दो, होल करके क्या करें, रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, है ना, उल्टा कर दो, बीच में से जो अंदर पानी भरा हुआ होगा बाहर आ जाएगा, पीछे जो बचेगा वो कौन सा होगा, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म। वाह सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वाह सर क्या बात कह दी आपने, है ना, क्या गजब बात कह दी आपने सर, ये बात समझा दी आपने, कितनी गजब बात समझा दी। मैंने कहा बस बेटा ऐसे ही है हम तो, ये नहीं पूछेगा भाई, कहने का मतलब ये जब तुम्हारा स्कूल एग्जाम्स हुआ करता था ना, सुनो मेरी बात, है ना, जब स्कूल एग्जाम्स होते थे ना,
तो उन स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते थे कि भाई एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पे प्रकाश डालिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जनरली वहां पूछे जाते थे। अभी के लिए बस आप मोटा मोटा चीज ध्यान रखो, मोटा मोटा, एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं होती, एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं होती। जैसा मैंने आपसे बोला, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मोनोक्लिनिक सल्फर का ज्यादा है, ये चीज याद रखो। फिर उसके बाद क्या ध्यान रखो कि भाई साहब ये जो तुम्हारा मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, ये रोम्बिक सल्फर को हीट करने से उससे बनता है ना, उसको सॉरी हीट मेल्ट करने से बनता है ना। रोम्बिक सल्फर को मेल्ट किया और वापस ठंडा कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा, मोनोक्लिनिक। ये ऐसी चीजें हैं जो याद रखना है, ये एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं याद रखना है कि ऐसे किया, बीच में 2 छेद कर दिए, पानी बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे होल इसलिए किया, देखो मैं बताऊं, ऐसा होता ना, सुनो, जैसे मान लो तुमने चाशनी देखी है कभी, चाशनी, चाशनी होता है ना, तो चाशनी में क्या होता है, नीचे तो एकदम लिक्विड फॉर्म रहती है और ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है ना। ऐसा ही कुछ है, ऊपर तो है सॉलिड और नीचे है लिक्विड। होल करो और उल्टा कर दो ताकि जो लिक्विड हो बाहर आ जाए, पीछे सॉलिड बचेगा और जो सॉलिड होगा वो कौन होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अरे होल 2 नहीं 3 कर ले यार तू, क्या 2 होल क्यों किए, 3 कर ले यार, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना है। हाँ समझ रहे हो। अब भाई ये डाउट ये आया कि 2 ही होल क्यों करने, समझ तुम भाई साहब गजब हो सर, गजब है हम, है ना, हम गजब है सर। आओ देखो, ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो 369 केल्विन के बाद स्टेबल होता है। मतलब ये जो टेम्परेचर है ना 369 केल्विन, इस 369 के बाद कौन स्टेबल होगा सर, ज्यादा स्टेबल होगा मोनोक्लिनिक। और इससे पहले कौन स्टेबल होगा सर, इससे पहले होगा रोम्बिक, है ना। ऐसा ही तो था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको। तो सर ये जो 369 केल्विन है, इसके ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है सर, ट्रांजिशन हो रहा है कि रोम्बिक जो है वो उससे इससे पहले रोम्बिक स्टेबल है, इसके बाद मोनोक्लिनिक स्टेबल है। दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर, दिस 369 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। ये चीज थोड़ी सी जरूरी है यार, इसको तुम ध्यान रख लेना बस, है ना, इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी ऐसा तुम्हें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है बस। यस हाँ, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर को याद रखें, 369 केल्विन, 3 दूनी 6 3 3 9, ऐसे याद रख लो बे, 3 6 9 केल्विन, बस ये है तुम्हारा ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस ये है तुम्हारा ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस यस ठीक है सर, ठीक है। लेकिन इनसे भी जो ज्यादा जरूरी चीज है ना, जो जरूरी ज्यादा चीज है वो है कि रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल। जैसे आप लोग ये बोलते हो ना कि जो सल्फर होता है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर नेचर में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो S8 होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है पता है, ये क्राउन शेप का होता है, क्राउन शेप। क्राउन समझते हो, क्राउन कैसा होता है, वो देखा है तुमने मूवीज में। थोड़ा थोड़ा नीचे बनाओ इसको, क्राउन उल्टा पुल्टा हो गया भैया। क्राउन कैसे बनाते हैं हैं? हाँ किंग्स क्राउन, क्राउन कैसे बनता है बे, देख लो तुम, क्या कुछ ऐसे ही बनता है क्या क्राउन, क्या कुछ ऐसे ही बनता है क्या क्राउन, है? देखा तुमने, अरे वाह मूवीज में देखा है सर, मूवीज में देखा है सर, ये रहा सर, सर ये रहा सर, सर ये रहा सर। अबे 1 2 3, सर एक ऐस कहां भूल गए हो सर, 7 ही हुए हैं तो। अरे बेटा 7 ही हुए, 8 बना मेरे भाई, ये रहा 8वां, ये आ गया बेटा 8वां। हाँ क्राउन नहीं बना सर वो, ये 8वां ये रह गया ना सर। हाँ ये रहा सर, ये रहा, ये हो गया सर 8, S8 है ना भाई। अरे पहले तो 7 ही डाल दिए थे, ये S8 है सर, ये S8 दिख रहा क्राउन जैसा, थोड़ी सी फील आ रही है क्या, हाँ 7 ही है, 7 ही, 8 8 8 में डाल दिया बेटा, डाल दिया। हाँ ऐसे फील आ रही है क्राउन की, सोचो यहां से उठाया सर पे रख दिया, ऐसा ऐसा लग रहा है क्या, बीच वाला सल्फर गायब। भाई ऐसा अगर कर दिया जाए ना, 8 की जगह 7 डाल दे, सोचो राजाओं का जो राज हुआ करता था उसमें ऐसी गलती कर दो ना, और वो भी क्राउन के साथ, लटका दिए जाए भाई, लटका दिए जाए, सूली पे लटका दे, है ना।
इसमें ये जो एंगल होता है ना, आपको कोई याद रहे तो देख लेना, ये एंगल लगभग 107 डिग्री का होता है ना, और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इसके अंदर लगभग 204 पिकोमीटर की होती है। याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 भाई, किंग तो है ना, देखो मैं आपको बताऊं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, किंग तो कोहली पे ही अच्छा लगता है, बाकी किसी पे किंग भी नहीं जचता, है ना, क्योंकि किंग वाला जो एटीट्यूड था ना, वो था कोहली में, बाकी के नहीं बस का। मतलब कुछ भी कह दो बोले, लेकिन किंग किंग तो कोहली पे ही जमता है। ना ना ना, थाला वाला नहीं जमता। ना ना ना, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम्म किंग तो कोहली पे ही जचता है भाई, बाकी नहीं मतलब कोई। आह, बाकी बात करने का कोई फायदा नहीं है भाई, कोई बकवास करने का फायदा ही नहीं है। देखिए आइए सर, वैसे तो जो सल्फर होता है ना सर, सल्फर जो होता है वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 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 मैं आपको बताऊं, S8 के अलावा भी ना, S8 के अलावा भी आप इस रिंग में और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आप रिंग के अंदर 8 की बजाय 6 से लेके 20 तक सल्फर एटम भी हो सकते हैं पर रिंग के अंदर, है ना, 6 से लेके 20 तक पर रिंग 6 से 20 इतने सल्फर के एटम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे सल्फर नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे S8, है ना, S8। ठीक है। अब S6 अगर सल्फर रिंग के अंदर में, सल्फर की रिंग के अंदर में, उस रिंग के अंदर 6 क्लोरीन के 6 सल्फर के एटम डालूं, तो ये जो S6 होता है वो कैसा होता है सर, ये चेयर फॉर्म को अडॉप्ट कर लेती है। अरे कुछ याद आ रहा है, कुछ चेयर फॉर्म? अरे बेटा, अरे ये तो तुम ऑर्गेनिक वाले हो बे। अरे सर ऑर्गेनिक तो हमने ऐसी पढ़ी है ना सर, कुछ कुछ लग रहा है ऐसे एकदम चेयर वैसी वाली हो, जोरदार वाली, ऐसे फील आ रही है क्या तुम्हें? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे तुम्हें फील आ रही है क्या चेयर वाली? सर ये चेयर फॉर्म में होता है सर। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है ना सर, लगभग 102 डिग्री का होता है। यहां जो बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 205.7 पिकोमीटर के आसपास होती है। मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है, 204, यहां बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। बॉन्ड एंगल यहां 102 डिग्री का होता है, कम होता है, यहां पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है लगभग, वो ज्यादा होता है सर, है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हाँ साइक्लोहेक्सेन जैसा है सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलोट्रोप्स में अगर कोई मेरे से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा ना, तो वो ये वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला है। कहता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, लगभग अगर आपने 1000 केल्विन दे दिया तो ना S6 बचेगा, ना S7 बचेगा, ना S8 बचेगा। 1000 केल्विन के ऊपर कौन बचता है? S2 बचता है। S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज। और जो S2 होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, जैसा कि O2 होता था। O2 पैरामैग्नेटिक है, वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। अब आप बोलोगे कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। O2 पैरामैग्नेटिक होने का जो रीजन है वो था सर, कौन सा रीजन था बताओ? अरे रीजन था एमओटी। हम लोगों ने एमओटी पढ़ा था सब। प्यास क्या पढ़ा था? एमओटी पढ़ा था सर, है ना। और एमओटी में हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। यस, बहुत बढ़िया। तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, among the following allotropic form of sulfur, the number of allotropic form which will show paramagnetism, कौन? S2। S2 पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। 2021 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। यस, बहुत बढ़िया सर। ये क्वेश्चन है, ये मैं दे दूं तो मजा नहीं आ जाए? यस यस यस। कंसिडर द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड ऑक्सो एसिड्स। सर ये ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के, अच्छा जी। द नंबर ऑफ दोज विथ परोक्सो बॉन्ड कहां कहां पर प्रेजेंट है ना। इन ऑक्साइड्स में परोक्साइड बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है? तुम तो एक काम करो बे, जल्दी से तुम एक काम करो, इन सब की स्ट्रक्चर बना डालो, इन सब की स्ट्रक्चर बना डालो, और इन सब के साथ साथ ना H2SO5 और H2S2O3 इनकी स्ट्रक्चर भी बना लेना। ये भी बना लो चलो। हाँ,
इनकी स्ट्रक्चर भी बना लो। अच्छा होमवर्क में दे दें ये? अच्छा जी होमवर्क में दे दें आपको? बेटा होमवर्क में क्या भरोसा, तुम करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा थोड़ी तुम्हारा करोगे कि नहीं करोगे तुम। यस इन सब का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और नाम भी लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और नाम भी लिखना पड़ेगा। देखो H2SO3 को क्या बोला जाता है? H2SO3 क्या हो गया बेटा? सल्फ्यूरस एसिड है ये, है ना? सल्फ्यूरस एसिड है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कुछ याद आया तुम्हें? सर अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक इक एसिड है, इक एसिड में से मैंने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बन गया? अस एसिड बन गया। याद आया कुछ, है ना? और H2SO4 की स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है कि H2SO4 दिखने में ऐसा होता है, यही होता है मेरे हिसाब से H2SO4। यस H2SO4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी दुनिया जानती है, ये होती है। दिस इज योर H2SO4। यस अगर आपको H2SO3 बनाना है तो सर एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, एक ऑक्सीजन कम करोगे मेरे हिसाब से ये हो गया H2SO3। ये तुम्हारा H2SO3 हो गया सर। अगर आप लोग H2SO5 बनाना चाहते हो, H2SO5 बनाना चाहते हो, H2SO4 में एक ऑक्सीजन घुसा दो। सर कहां घुसाएं? मैंने कहा बेटा ये जो OH बॉन्ड है ना, इसके अंदर तूने एक ऑक्सीजन घुसा दिया, ये है OH। ये हो गया सर हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा? पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सर इसका नाम क्या पता है? इसको कैरो एसिड भी बोला जाता है। याद आएगा कुछ? कैरो एसिड भी बोला जाता है इसको, और या फिर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, है ना? पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? यस क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही, साथ साथ इसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया, एक पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। सर दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। बोलिए। यस समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, यहां तक भी ठीक है मामला, यहां तक भी माहौल ठीक है सर, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यस अरे बोलो ना। अरे ये इतना ही पढ़ाएंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। ये एक बार के लिए ये ऑक्सो एसिड्स हैं, इसको एक बार आप देख लो ताकि फॉर्मूले वगैरह आ जाए ना यार। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में भी पूछता है कि बताइए इसमें से कहां कहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन वीक बॉन्ड प्रेजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। पेरोक्सी बोल सकते हो इसको, पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है इसको, मोनो पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। थोड़ा सा और आगे चलो, है ना? वो देख लेते हैं एक बार, H2H2O3 देख लेते हैं ना। इसको पता है क्या बोला जाता है? H2H2O3 सर इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना? देखो H2O3 2 माइनस थायोनेट आयन बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ये सर, है ना? थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सर इसकी स्ट्रक्चर, अरे सर ये तो बहुत आसान है ना, SS डबल बॉन्ड O OH OH, ये रहा सर, दिस इज H2H2O3। सर ये क्या है? H2S2O7। अरे इसका नाम तुम्हें याद है क्या? इसको ओलियम कहती है दुनिया। यस क्या नाम है सर? ये ओलियम है सर। इसका नाम पता है क्या है? सर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है सर। इसको और क्या बोला जाता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। अरे सर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला है? अरे मैंने कहा इसलिए बोला है बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला है क्योंकि जो दो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो तेरे दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों को मिला और एक तू यहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे, तो यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे तो तेरा बन जाएगा पायरो। पायरो तभी तो बनता था, याद आया क्या तुम्हें? अरे पायरो तभी तो बनता था। इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है यार इनमें, कितने एक लिखोगे। ये देखो सर, ये हो गया सर तुम्हारा H2S2O7। दिस इज कॉल्ड एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी आप लोग कह सकते हो। यस यस और ये आप लोग वहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते थे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, +6 होता है, ये सारा सब कुछ है ना। और H2S2O8 को क्या बोलते थे? अरे सर ये हमारा बहुत बढ़िया वाला एसिड है सर, इसको दुनिया मार्शल एसिड के नाम से जानती थी। किस नाम से? सर ये मार्शल एसिड होता था। और सर मैं बताऊं,
इसका एक और नाम बताऊंगा सर, ये है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सर ये परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है सर, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है ना, डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी आप लोग कह सकते हो, है ना। दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर एक पानी बाहर निकाल दिया। सर ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, सर ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। सर ये देखिए, दिस इज योर H2SO8, है ना। तो देखो यार, ये मतलब ये सारा सब कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हालांकि मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वापस, है ना, क्योंकि ये सारा सब कुछ तुम्हें क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम पे पढ़ लिया होता है, लेकिन फिर भी इनके जो नाम है मैं आपसे चाहता हूं, बार बार मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम आप लोग याद रखें। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका जो ग्रुप 16 एलिमेंट है वो होता है खत्म। अब मुझे ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट 2 पढ़ाने हैं। आज आपको डीपीपी मिलेगी, बढ़िया ढंग से आप डीपीपी सॉल्व कीजिएगा, आप बढ़िया ढंग से रिवीजन कीजिएगा, और अगर आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल आप कर रहे हैं, तो मॉड्यूल में से ग्रुप 15 और ग्रुप 16 आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ग्रुप 18 तो बहुत ही छोटा सा है, ग्रुप 18 हमारा एक लेक्चर भी नहीं लगेगा शायद, है ना। ग्रुप 18 बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ग्रुप 18 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 2-1 लेक्चर लगेंगे। अभी ग्रुप 17 में 1.5 लेक्चर लगेगा, और मतलब ये 2-2.5 लेक्चर में, है ना, 2-2.5 लेक्चर में चैप्टर निपट जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और आपने आज वाला थोड़ा सा जो पार्ट था, काफी सारा लिखना था, वो लिखा, शांति के साथ आप बैठे और आपने क्लास अटेंड करी, ठीक है। अब आपकी लाइव क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को वापस केमिस्ट्री की। तब तक मुझे टाइम मिला, मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को कम से कम खत्म कर दिया जाए, है ना। आपको रिकॉर्डिंग देके चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, नहीं हो पाती कोई बात नहीं, वापस आके मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस थैंक यू आप सब लोगों को, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।